जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, जिसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के डॉक्टर ताहिर शमशी जो बहुत बड़े एक हीमाटोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि यानी कि जो खून की बीमारियां होती हैं उनके बारे में जिनकी एक स्पेशलिटी है। तो पाकिस्तान के मीडिया ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक पाकिस्तान की कामयाबी करार दी है। तो हम देखेंगे कि क्या प्लाज्मा थेरेपी को हम कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट या इलाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या रोल है पाकिस्तान के नौजवानों का इस चीज़ में। तो प्लाज्मा क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि उनके बहुत सारे मरीज़ जब कभी भी दाखिल हों हॉस्पिटल में तो हम कहते हैं इनको खून लगना है। उस खून को हम कहते हैं होल ब्लड। ये उन सारे मरीज़ों को देते हैं जिनमें या खून की कमी हो, या उनकी सर्जरी हो, या खुदा न खास्ता एक्सीडेंट के बाद उनका ब्लड लॉस हो। लेकिन ये वो मरीज़ होते हैं जिनमें ना दिल का मसला होता है, ना गुर्दों का मसला होता है, ना उनके जिस्म में पानी इकट्ठा होने का मसला होता है। तो इसलिए हम उनको होल ब्लड देते हैं, जिसमें सेल भी हैं और जिसमें पानी भी है। जब हम कोई ऐसा शख्स जिसमें दिल का मसला है, जिसको गुर्दों का मसला है, या उसके जिस्म में पानी इकट्ठा होने का मसला है, लेकिन उसकी हीमोग्लोबिन अगर ड्रॉप हो, तो उसको हम पैक सेल देते हैं, या जो खून के सुर्ख खलिए लगाते हैं, जिसको हम आरसीसी भी कहते हैं, रेड सेल कॉन्सेंट्रेट या पैक सेल वॉल्यूम। लेकिन वो तमाम लोग जिनके घरों में कोई भी जिगर का मरीज़ हो, कि जिसका को हेपेटाइटिस बी या सी हो चुका हो और उसका जिगर ख़त्म हुआ हो, उन सब को एक ख़ास किस्म का ब्लड याद होता है, जिसको हम सफ़ेद खून कहते हैं, और आम ज़ुबान में उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है, ये जो जिगर के मरीज़ों में हम किस लिए लगाते हैं कि उनमें क्लॉटिंग फैक्टर या वो तमाम फैक्टर जो खून को रोकते हैं, और जब हमें ब्लीडिंग होती है तो उसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि जिगर से वो बनते हैं, और जिनका जिगर ख़राब हो उनमें ये नहीं बनते। तो उन मरीज़ों को हम प्लाज्मा सेल देते हैं, या वाइट सेल। बहुत आम लोग जानते हैं कि ये वाइट सेल है, जिसकी आप पिक्चर भी देख रहे हैं। अब यही वो वाइट सेल है, यही वो प्लाज्मा है जिसके अंदर एक ख़ास चीज़ है कोरोना वायरस के मरीज़ों को लेके। उस ख़ास चीज़ को हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या कोई भी शख्स दे सकता है प्लाज्मा, जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं? जी नहीं, ये सिर्फ वो लोग प्लाज्मा दे सकते हैं जो खुद कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से बाहर निकले हैं। हमें कैसे पता चलेगा? या तो ये लोग कोरोना वायरस की बीमारी के लिए हॉस्पिटल में दाखिल थे, या आपकी तरह के जवान थे, और उनमें से अक्सरियत को ये प्रॉब्लम हुआ कोरोना वायरस का, और उनको या तो पता ही नहीं चला, या इंतहाई कम, जैसे उनको ज़ुकाम हुआ, सर में दर्द हुआ, जिस्म में थोड़ा सा दर्द हुआ, और उन्होंने समझा कि ये आम इन्फेक्शन है, लेकिन एक्चुअली वो कोरोना वायरस थी। आजकल जो अक्सर जवान मुझे मैसेज करते हैं, मुझे यही लगता है कि इनको पता भी नहीं चलेगा, और ये कोरोना से गुजर चुके होंगे, और उससे रिकवर भी हो चुके होंगे, और ख़ुद ही ठीक हो चुके होंगे। तो जब हम उनका टेस्ट करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन का, या एंटीबॉडी टेस्ट जो अभी आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो वो उनमें पॉजिटिव होगा। तो या तो ये जवान प्लाज्मा दे सकते हैं, या फिर वो लोग जिनका कंफर्म था कि वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे, वो कोरोना के मरीज़ थे, और वो सेहतयाब हो गए। तो दूसरा, किसको ये दिया जा सकता है? क्या हर कोरोना के मरीज़ को आपने प्लाज्मा लगाना है? जी नहीं, ये कोरोना के सिर्फ उन मरीज़ों को लगाना है जिनको या शुगर थी, ब्लड प्रेशर था, दिल का मसला था, सांस की बीमारी थी, या वो किसी भी ऐसी दवाइयों पे थे, जैसे कैंसर की दवाइयाँ होती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को काम करती हैं, या कोई बहुत छोटा बच्चा है। इन सब में ये चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि जब उनको कोरोना का अटैक होगा तो उनकी हालत ख़राब हो सकती है। जब वो हालत ख़राब होगी, हॉस्पिटल में उनको बाईपैप या सीपैप या वेंट लगेगा, तो वो मौका होगा प्लाज्मा देने का उन मरीज़ों से, या उन जवानों से जिनको कोरोना हुआ और वो सेहतयाब हो गए, उन मरीज़ों को जिनकी हालत ख़राब हो रही है और उनको कोरोना का मसला है। तो ये इसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और जो वैक्सीन्स होती हैं, या जो शख्स ने के जिस्म ने कोरोना को मार भगाया है, उसमें जो इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का ये फ़र्क है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे अंदर ये एंटीबॉडीज़ फिर बनती कैसे हैं, आती कहाँ से हैं? हमारे जिस्म में दो किस्म का दिफाई निज़ाम है। एक इन्नेट है जो हमारा पैदाइशी निज़ाम है, और एक हमारा एक्वायर्ड है जो हम बाद में एंटीबॉडीज़ बना के अपने दुश्मन या वायरस के ख़िलाफ़ तैयार करते हैं। जो हमारा इन्नेट निज़ाम है, जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो उसका एक इंतहाई अहम हिस्सा है मैक्रोफेजेस। मैक्रो कहते हैं बड़े को, और फेज कहते हैं खाने वाला। एक बड़ा सेल है, ये वायरस पे हमला करता है और उसको खाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि उसको लगता है कि वायरस उसको खाने नहीं दे रहा, तो वो उसमें से कुछ वायरस को खा के उसको हिस्सों में काट के, और उसके कुछ हिस्सों को जाके हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं और बाकी लिम्फॉइड टिश्यू हैं
उसमें मौजूद जो टी सेल होते हैं उनको पेश कर देता है। इस वक्त हम इसको कहेंगे मैक्रोफेज को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो टी सेल उसको मजीद प्रोसेस करके आगे पेश करेंगे बी सेल को, और बी सेल वहां पे तैयार करेगा दो किस्म की एंटीबॉडीज। एक होगी इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो पहले 7 से 10 दिन में तैयार हो जाएंगी, और उसके बाद वो जल्द ही खत्म भी हो जाती हैं, लेकिन वो वायरस पे हमलावर हो जाती हैं। और दूसरी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो पैदा तो होती हैं 7 से 12 दिन के अंदर, फिर लेकिन रहती हैं बाज़ औक़ात बाज़ वायरसेस के लिए तो वो 20-20 साल रहती हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये वायरस नया है लेकिन वो रहती हैं, वो री इन्फेक्शन नहीं होने देती। अभी तक की जो तहकीकात हुई हैं उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जब किसी में बन जाती हैं तो री इन्फेक्शन के कोई चांस नहीं है। तो ये एंटीबॉडीज़ बनने के बाद सबसे पहला ये काम करती हैं कि वायरस को जाके जहाँ जो वायरस अपने रिसेप्टर के ज़रिए हमारे सेल्स पे अटैच होता था उस पे जाके अटैच हो जाती हैं। तो पहले तो वो हमारे सेल्स के साथ अटैच नहीं होने देती। दूसरा, जब वो अटैच होती हैं तो मैक्रोफेज के लिए बड़ा आसान हो जाता है अब उनको खाना। तीसरा ये करती हैं कि हमारी इम्यूनिटी का एक और हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, उसको एक्टिवेट करती हैं। उसके नतीजे में C3b बनता है, वो भी जाके वायरसेस के साथ अटैच होता है। उसके बाद भी मैक्रोफेजेस के लिए बड़ा आसान हो जाता है उस वायरस को खाना। इस अमल को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। एक और अच्छी खबर यह है कि ये जब किसी भी एक ऐसी खातून जो हामला है उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जी बनती हैं, जो एंटीबॉडीज़ की एक शक्ल है जो रहती है फिर बहुत लंबे अरसे तक, तो ये अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे में भी शिफ्ट होंगी और उसको भी इम्यूनिटी देंगी, उसको भी कुव्वत मुदाफ़त देंगी। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी हमारे मुंह में जाके बैठ जाती हैं और कैविटी में, और जैसे ही वायरस दोबारा आता है तो उसको मारती हैं। क्योंकि इन एंटीबॉडीज़ को जो कि बी सेल ने बनाई थी उनके अंदर एक ख़ास बात ये होती है कि एक याददाश्त भी बन जाती है, एक मेमरी सेल्स भी बन जाते हैं कि अगली दफ़ा जैसे ही वायरस आता है तो उसको मार भगाते हैं। मिसाल देखें, जब हमें वैक्सीन लगती है मुख्तलिफ किस्म की तो वो क्या होता है, वो वायरस का ही हिस्सा होता है, वो कमज़ोर किया वो होता है, वो हमारे जिस्म में डाला जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम या ये जो बी और टी सेल्स हैं ये उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और जब अगली दफ़ा वो वायरस या उस दफ़ा भी वो वायरस अटैक करता है तो उसको मार भगाते हैं। इसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन जब हम एक ऐसा मरीज़ जो कि कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से या तो सेहतयाब हो चुका होगा या फिर जवान शख्स है और उसको पता भी नहीं चला और वो ठीक रहा है, और उसको अगर हुई भी है इन्फेक्शन तो उसके मुदाफ़ती निज़ाम ने उसके खिलाफ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाई कि उन्होंने मार भगाया और उसके शख्स को पता भी नहीं चला। तो उसको इस प्रोसेस को उससे जब हम एंटीबॉडीज़ लेके उसके प्लाज्मा से एंटीबॉडीज़ लेके हम जब लगाएंगे किसी मरीज़ को जिसकी हालत ख़राब है, जो कोरोना का वायरस है, जिसकी जान जाने का ख़तरा है, तो उसकी एंटीबॉडीज़ शख्स की जो सेहतयाब हुआ है जब मरीज़ को लगेंगी तो वो भी यही अमल करेंगी कि वायरस को मार भगाएंगी। इसको हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। देखिए, कोरोना वायरस को लेके इस वक्त पूरी दुनिया में 23 लाख केसेस हैं और 1,60,000 के करीब लोग मर चुके हैं। और इस वक्त क्या वो 3 रास्ते हैं कि जिसकी वजह से हम कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से निकल सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि एक वैक्सीन तैयार हो जाए, और वो वैक्सीन जब लोगों को लगाई जाएगी उनका इम्यून सिस्टम जिसका मैंने अभी जिक्र किया, बी और टी सेल जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी होती है, वो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएं, और किसी भी शख्स पे जैसे वायरस हमलावर होगा वो एंटीबॉडीज़ उसको मार भगाएंगी। एक तो ये वैक्सीन है जो अभी मुमकिन नहीं है, जो कि कम अज़ कम 1 से 1.5 साल तक मुमकिन नहीं है। दूसरा हल क्या है? दूसरा हल ये है कि जब दुनिया में किसी भी मुआशरे में, किसी भी कम्युनिटी में या पूरी दुनिया में 60% यानी हर 100 में से 60 लोगों को वो इन्फेक्शन हो जाए और वो फिर सेहतयाब हो जाए, तो क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी तो वो एक शील्ड बन जाएगी वायरस और उन लोगों के दरमियान जिनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त कम है, जैसे मैंने नाम लिए कि बुजुर्ग हैं, वो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं जिनकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुई है, और जो बच्चे हैं बहुत छोटे, तो वो उनके दरमियान शील्ड बन जाएंगे। लेकिन 60% पॉपुलेशन के इन्फेक्ट होने तक बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी होगी, तो ये एक घाटे का सौदा है। तीसरा है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी कैसे होगा कि जिन लोगों को इन्फेक्शंस होती है वो से रिकवर होते हैं, और जैसे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी टेस्ट शुरू कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट एक पूल तैयार कर रही है, एक रजिस्टर तैयार कर रही है उन तमाम लोगों का जिनको ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी पॉजिटिव हैं, वो इन्फेक्शन से निकल चुके हैं, चाहे उनको पता था चाहे उनको नहीं पता था। उसके बाद हुकूमत उनको ऑप्शन देगी कि वो रज़ाकाराना तौर पे वो वॉलंटरली अपना प्लाज्मा डोनेट कर दें उन लोगों को, या दे दें उन लोगों को जो इस वक्त मुख्तलिफ हालतों में इस वायरस से लड़ रहे हैं। तो एक इंतहाई अहम ये तरीका है। और प्लाज्मा थेरेपी, और आप लोग जो जवान लोग हैं, माशाल्लाह जो जवान लोग हैं, आप लोगों की अब अहमियत इसलिए बढ़ गई है
कि अब जो पाकिस्तान के यानी सूबा पंजाब में आम तौर पे और लाहौर में ख़ास तौर पे लॉकडाउन तकरीबन ख़त्म है। बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से मिल जुल रहे हैं, आ जा रहे हैं, और हुकूमत का ये ख्याल है, जिसका मैं भी किसी हद तक कायल हूँ, कि ये जो बदलता हुआ मौसम है, ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, ये वायरस के बहुत ज़्यादा फैलाव में एक रुकावट होगा। लेकिन अगर ये रुकावट नहीं भी है तो ये जो लॉकडाउन में रिलैक्सेशन है, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा कम से कम 3 हफ्ते के बाद। अब या तो अगर तो टेम्परेचर का किसी हद तक असर है तो आप लोगों को 3 हफ्तों के बाद लाहौर के ख़ास तौर पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा केसेस नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है तो जो अभी सूरत हाल है लॉकडाउन की लाहौर में ख़ास तौर पे, तो 3 हफ्ते के बाद आपको लाहौर के हॉस्पिटल्स भरे हुए नज़र आएंगे। तो क्योंकि जो जवान भी ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, और वो जब इस इन्फेक्शन से गुजर चुके होंगे, जिसमें मैंने के बताया कि हर 100 में से 50 वो हैं जिनको पता भी नहीं चलता, और जो इन्फेक्शन जिनको होती है उनमें से 80% वो हैं जिनको हल्का सा ज़ुकाम होगा, उनको हल्का सा बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द, और वो इस चीज़ से निकल आएंगे। तो उस वक़्त में इन ही लोगों ने उन तमाम लोगों के काम आना है जो खुदा न खास्ता इन्फेक्शन के बाद काफ़ी बुरी हालत में चले जाएंगे। इसका सीधा सीधा ये मतलब होगा कि इनके इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ियती निज़ाम ने काम कर लिया है प्रॉपरली और एंटीबॉडीज़ बनाई हैं, और उनके इम्यून सिस्टम ने प्रॉपर काम नहीं किया, तो इन लोगों का प्लाज्मा उनकी जान बचाने में मददगार साबित होगा। और आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ज़ाहिर है हर मज़हब में अच्छाई है, हर मज़हब में अच्छाई है, और कुरान में भी है कि अगर आप एक इंसान की जान बचाते हैं तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। तो कल जब आपको मौका मिलेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी अल्लाह ने इस मुश्किल मरहले से निकाल लिया होगा, तो उस चीज़ का एहसास करते हुए आप उन लोगों के लिए प्लाज्मा डोनेट करेंगे जिनको आपकी ज़रूरत होगी। तो ये है वो प्लाज्मा थेरेपी जिसका बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत ज़्यादा शोर है, और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जब तक या तो वैक्सीन नहीं बन जाती, जब तक या 60% यानी हर 100 में से 60 लोगों को इन्फेक्शन होने के बाद वो किसी तरह से रिकवर नहीं कर जाते, तो जो बहुत एक अच्छा हल है वो प्लाज्मा थेरेपी है। क्योंकि चाइना के डॉक्टर्स की फंडिंग कुछ और है, अमेरिका के डॉक्टर्स की फंडिंग कुछ और है, वेंटिलेटर पे जाने के बाद मरीज़ों के बारे में डॉक्टर्स बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनके ख्याल में एक नई बीमारी है। लेकिन ये बहुत खुश आइंद बात है कि जब एक शख्स को ये इन्फेक्शन होगी और वो उससे निकल आएगा तो उसको दोबारा इस इन्फेक्शन के चांसेस नहीं हैं। अभी तक इस चीज़ के चांसेस नहीं हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी साउथ कोरिया से, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो पेशेंट क्योंकि प्रॉपरली अभी रिकवर नहीं हुए थे, तो जब उनके नाक से ये टेस्ट लिए गए तो अभी उसमें वायरस किसी हद तक मौजूद था, लेकिन उनमें अलामात नहीं थी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी प्लाज्मा थेरेपी क्या है। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आई होगी कि आपका रोल क्या है। आप लोगों का ये रोल बहुत अहम है। अब आप लोग ये मत सोचें डर कि मुझे ये कोरोना होगा। आप इससे एक स्टेप आगे जाएं, आप इससे रिकवर हो जाएंगे बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के, कि आपने आगे लोगों की मदद करनी है, आपका ख़ास रोल है। और जब ये अभी लाहौर में, पंजाब में, पाकिस्तान में एंटीबॉडी टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अपना टेस्ट करवाएं, ये आपकी रिकवरी बताएगा। ये पीसीआर टेस्ट नहीं है, लोग इसे खौफजदा ना हो। और जब वो टाइम आएगा और आपका नाम उन लोगों में होगा जिनमें ये एंटीबॉडीज़ हैं, तो आप एक कदम आगे जाएं और उन लोगों की मदद करें, प्लाज्मा दें। आप जब प्लाज्मा देंगे आपको कुछ नहीं होगा, आप इम्यून रहेंगे, आपको वो इन्फेक्शन नहीं हो सकती दोबारा, लेकिन आपके प्लाज्मा देने से किसी की जान बच जाएगी। एक शख्स का जो प्लाज्मा है वो 2 डोज हैं, 2 वो मिकदारें जो किसी को दी जा सकती हैं, और एक शख्स महीने 1.5 महीने के बाद दोबारा भी दे सकता है, लेकिन उसके जिस्म में एंटीबॉडीज़ ख़त्म नहीं होंगी, उसको इन्फेक्शन दोबारा कोरोना से नहीं होगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको कोरोना वायरस से महफूज रखे।